किसी भी दो एल्गोरिथम को आपस में कंपेयर करने के लिए या किसी भी एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी निकालने के लिए दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। मैंने बताया, एक है स्पेस और एक है टाइम। स्पेस का मतलब है वो एल्गोरिथम जब रन हो तो डेटा जो है वो तो चलो मेमोरी में मजबूरी है, सारे एल्गोरिथम उस डेटा को मेमोरी में तो रखेंगे, लेकिन उसके अलावा जितना कम स्पेस वो मेमोरी में ले अपने आप को रन करने के लिए, वो इसकी एफिशिएंसी कहलाती है। और टाइम तो आप सबको मालूम है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है, यानी जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, एग्जीक्यूशन का मतलब होता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जितने कम हो और मसला हल हो जाए, वो एफिशिएंट एल्गोरिथम होता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी द एफिशिएंट if it solve the problem within its resource constraint, कि वो इसको सामने रखते हुए सॉल्व करे, स्पेस और टाइम। द कॉस्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज दैट द सॉल्यूशन कंज्यूम। जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट यानी एफिशिएंसी, ये वो वाली कॉस्ट है, ये पैसे वाली कॉस्ट नहीं, यानी एफिशिएंसी की जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कंप्यूटर की इन दो रिसोर्सेज पे जो वो कंज्यूम करता है, एक स्पेस है और एक क्या है, टाइम। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं, लेकिन गूगल में जो लोग एल्गोरिथम लिखते हैं ना, वो ये सोचते हैं, क्यों, हम तो जो एल्गोरिथम हम लिखते हैं वो हमारे पास मौजूदा कंप्यूटर के मुकाबले में बहुत छोटा सा है, बहुत थोड़ा सा डेटा है। हम लिखते हैं 10 डेटा के ऊपर, हम लिखते हैं 100 डेटा के ऊपर, बहुत ज्यादा लिख लिया 1000 डेटा के ऊपर, और एक छोटा सा एल्गोरिथम बबल सॉर्ट लगा के हमने कहा कि चलो भाई बहुत एफिशिएंट है, ऐसा क्विकली आंसर आ गया। ये तो मेरे और हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि गूगल जब लिखता होगा तो क्या वो भी यही सोच के लिखता होगा कि यार बहुत जगह है हमारे पास। नहीं, गूगल तो ये चाहता है कि कम से कम स्पेस यूज करें एल्गोरिथम और ज्यादा से ज्यादा टाइम में जो है वो, यानी कम से कम टाइम में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और इस तरह के जितनी भी दूसरे, या ऑरिकल के सॉर्टिंग सर्चिंग के एल्गोरिथम हो गए, ऑरिकल अगर आपने यूज किया हो, या एक्सेल के अंदर ही सॉर्टिंग सर्चिंग के एल्गोरिथम है, एक्सेल जब यूज करते हैं, तो इन जगहों पे लाजमी इस बात को सोचा जाता है कि कम जगह और कम टाइम के अंदर ये काम हो जाए। इनकी तो कंस्ट्रेंट ही यही है। तो फिर आप जब इन जगहों पे जॉब करने के लिए जाएंगे तो फिर आप कहेंगे हमने जिंदगी भर कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास तो बिल्कुल आज़ादी से यूज करने वाली रैम थी, हमारे पास 8 GB रैम है, और हमारे पास जो है वो 5 कोर कंप्यूटर लगे हुए हैं। कभी आप मॉनिटर करें तो आपके 5 कोर कंप्यूटर या 7 कोर कंप्यूटर में से 3-4 कोर तो सो रहे होते हैं, कभी उठते ही नहीं है, क्योंकि उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, आपके सारे काम 2 या 3 कोर कर देते हैं। तो आप कहते हैं हमारे पास तो इतनी जबरदस्त टाइम एग्जीक्यूशन है, तो आप कहेंगे भाई आपका काम ही क्या था, तभी आप इसको सोचते नहीं थे। लेकिन जब इसको सोचेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हाँ, एल्गोरिथम ऐसे बनाना चाहिए कि जिनके अंदर ये चीजें एग्जिस्ट करती हों कि कम स्पेस कम टाइम में जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है ना, तो ये बात हमारे सामने जरूर होनी चाहिए। तो उसको कैलकुलेट करिए, जब भी आप कोई एल्गोरिथम किसी कंपनी के लिए लिखेंगे ना, नया एल्गोरिथम, तो आप इसको बताएंगे कि देखिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, वर्ड यूज होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये है, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ये है। तो ये वो जो 4 पार्ट था ना एफिशिएंसी, वो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी एल्गोरिथम लिख के एक्सेप्ट नहीं कर लिया जाएगा। जब एल्गोरिथम लिखेंगे, अब एक एल्गोरिथम लिखता हूँ मैं, मिसाल को, तो अभी मैं कोई एल्गोरिथम लिखूं नया सॉर्टिंग का और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो, तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो फिर उस एल्गोरिथम की कोई जरूरत ही नहीं दुनिया में। दुनिया में तो उसकी जरूरत है जिसकी एफिशिएंसी बेहतर हो। ठीक है, कहता है कि अगर हम इन चीजों का सामने रख के आगे बढ़े तो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर जो है एरे, और एरे में अगर हम देखें तो एरे में 4 चीजें पढ़नी है। पहले हम ये देखें कि एरे के डिफरेंट टाइप्स हैं, और फिर उस एरे में उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद हम फिर उसके बाद उसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पे जाएं, थोड़ा सा मैथमेटिकल मॉडल देखें उसका, किस तरह से जो कंपाइलर आप यूज करते हैं सी शार्प का, अब तक आपने सी शार्प ज्यादा यूज किया है, तो उसमें जो एरे यूज करते हैं, तो जो मेथड आप लिखते हैं उसका कन्वर्जन मेमोरी में किस तरह होता है, तो ये हम अभी देखेंगे, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह के मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट। इसलिए डेटा स्ट्रक्चर जो है ना किसी लैंग्वेज को सामने रख के नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक लैंग्वेज को सामने रख के पढ़ाएंगे तो बाकी लैंग्वेजेस का क्या होगा, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर एक जनरलाइज तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि ये सी शार्प का कोड है, मैं ये कहूँगा कि ये पाइथन का है, लेकिन जाहिर है लैब में किसी एक लैंग्वेज को प्रेफर करना पड़ता है, तो वो पाइथन है इस दफा हमारे पास। तो अच्छी तरह सीख लें, टाइम बहुत है अभी आपके पास, शुरू के दिन है,
टीचर के सिखाने से पहले पाइथन सीख लें। मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, यूट्यूब का चैनल दूंगा, उसमें जाके आप उसको जल्दी जल्दी सीख जाएं। सारे काम उसके पाइथन के जल्दी से इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद जल्दी जल्दी आप उसको सीख जाएं। एनाकोंडा इंस्टॉल करें, जुपिटर नोटबुक पे काम करना शुरू करें, और उसके बाद उसके रोज आने के बेसिस से 5 वीडियो देखें और उसके सारे काम फंडामेंटल्स के निपटा दें। किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं आपको एरे की बात बता रहा था। आइए देखें एरे में, हाँ मैं तुम्हें लिंक देता हूँ, लिंक दे देता हूँ। अगर पसंद आए तो फिर दूसरा लिंक मांग लेना। ये मुझे बेहतर लगा, इसलिए मैं स्टूडेंट को ये देता हूँ। और इसमें जो बातें वो करे, उसमें जो एक्स्ट्रा बातें वो उसको स्किप करके आगे निकल जाओ। जो काम की बातें उसको सुन लो। पूरा एक चैनल है जिसमें आपको पूरा पाइथन सिखा देगा। पाइथन से मुराद है पाइथन की फंडामेंटल्स कि फॉर कैसे इस्तेमाल होता है और फलां कैसे इस्तेमाल होता है, तो वो चीज़ें आपको सिखा देगा। और मैं बुक भी दे दूंगा आपको, पाइथन की भी दे दूंगा। समटाइम स्टूडेंट जो है ना, मैं कहता हूँ रातों में फारिग होते हो, आजकल घर में बैठे हो, कम से कम बाहर निकलना है, तो फजूल में फेसबुक वगैरह यूज़ करने के बजाय आप इसको जो है प्रेफर करो कि आप सीख जाओ उसको। अच्छा खैर चलो एरे पे आते हैं। देखो एरे जो है बेसिकली लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर भी होता है, यानी सिंगल डायमेंशन भी होता है और मल्टी डायमेंशन भी होता है। अगर सिंगल डायमेंशन देखें तो आपने कभी देखी होगी तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह बनाई जाती है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। ये इंट्रो पढ़ा रहा हूँ पहला पार्ट, ठीक है। जो 4 पार्ट पढ़ने हैं उसमें से इंट्रो पढ़ा रहा हूँ अभी एरे का। इसमें इसकी इंडेक्सिंग होती है, कुछ जगहों पे 0 से होती है, कुछ जगहों पे 1 से होती है। मैं क्योंकि एल्गोरिथम में लिखूंगा, किसी लैंग्वेज को प्रेफर नहीं करूंगा। C# में भी 0 से होता है, पाइथन में भी 0 से होता है, लेकिन ओरेकल में 1 से होता है, मैटलैब में 1 से होता है। तो इसकी इंडेक्सिंग पे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम नॉर्मली इंडेक्सिंग 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये इसकी इंडेक्सिंग। और 5 6, ये इस वक्त 6 साइज का एक लीनियर एरे है। अगर ये लीनियर नहीं होता, मल्टी डायमेंशनल होता, तो सबसे पहले 2 डायमेंशन आता। 2 डायमेंशन का मतलब ये है कि इस लीनियर एरे को आपस में कॉन्केटिनेट या पाइल कर दिया जाए। यानी किस तरह से कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक एरे है जिसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 5 है। आप इसके साथ एक और एरे 5 लेंथ का लगा देंगे। इसको कहते हैं इसके ऊपर पाइल कर देना या इसके साथ कॉन्केटिनेट करा देना। और एक और एरे इसके साथ आप यहाँ लगा देंगे। ये भी हम पढ़ेंगे आगे। अभी तो हम सिंगल डायमेंशन को पढ़ने जा रहे हैं, 2 डायमेंशन जो पढ़ेंगे, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको। और इस तरह आप जितनी चाहे लगा दें। तो जब ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे इस तरह बनना शुरू हो जाता है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके, तो उसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। ये 1 डायमेंशनल है 1D, और ये 2D है जिसको हम मल्टी डायमेंशनल भी कहते हैं। और 2D से 3D बनाने के लिए 2D एरे को पाइल करना शुरू कर देते हैं। यानी यहाँ से यहाँ पे आए और यहाँ से अब आगे जा रहे हैं इस तरह से कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक एरे है 2D, इसके साथ ये 2D एरे में, क्योंकि इसमें रो और कॉलम है, मैंने लिखी बनाई नहीं है, मिसाल के तौर पे इस तरह बने हुए हैं, आप समझ लें इस तरह ये बना हुआ है, ठीक हो गया। जब आप इसके साथ इसी के साथ एक और एरे इसके पीछे, यानी हम देखने के लिए लिख रहे हैं लेकिन लगा देते हैं, तो अब ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया। इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल। सेम साइज होना चाहिए लेकिन, यानी इंडेक्स बयान करने का तरीका चेंज हो गया। यहाँ पे इंडेक्स सिर्फ एक ही वर्ड से बयान हो रहा था। अगर इस एरे का नाम ए है तो हम लिख रहे थे A6 या A4, तो इसका मतलब है आप सेल नंबर 4 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर इस एरे का नाम ए है तो आप डिफाइन कर रहे थे ए। अब आप अगर सिर्फ 6 लिखेंगे तो मसला हल नहीं होगा, ठीक है। अब आपको लिखना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे अब आपको लिखना पड़ेगा, इसकी अगर इसकी बात करूं इस वाले की, तो आपको लिखना पड़ेगा ए, ठीक है, और 2,3, जिस तरह भी लिखो, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के। 2,3। अब आपको 2 इंडेक्स चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से इसको अगर डिफाइन करना हो और इसका नाम अगर ए हो, तो अब 2 इंडेक्स काफी नहीं है। अगर मैं इस वाले सेल की बात करूं, ये वाला सेल जो सामने लिखा हुआ है, तो ये है 2,2। अगर 2,2 लिख दूं तो मसला हल नहीं होगा, क्योंकि 2,2 तो इस वाले स्लाइस में भी होगा। अगर मैं एक स्लाइस और बना दूं, सॉरी जरा बड़ा हो गया, तो इसमें भी 2,2 होगा। और अगर एक स्लाइस और बना दूं
तो इसमें भी 2,2 होगा। तो हर स्लाइस में 2,2, तो आप बताएंगे कि 2,2 सेल को एक्सेस करो स्लाइस नंबर 1 के या स्लाइस नंबर 2 के। तो ये इसके स्लाइसेस हैं, इसको कहते हैं 3D एरे। 3D का मतलब है 3 इंडेक्स चाहिए आपको किसी भी एक सेल को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो हमें इस वक्त एरे को जब पढ़ने बैठेंगे तो इन तीनों एरे पे बहुत अच्छी कमांड, जितना एरे पे कमांड अच्छा होगा उतने बाकी डेटा स्ट्रक्चर पे कमांड अच्छा होगा। किसी में कंफ्यूजन तो समझ लो फिर आप बहुत कंफ्यूज हैं। तो हमें इसको बेसिकली सॉल्व करना है, इसको बेसिकली हमें रन करना है ताकि हम इसको अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। तो हम स्टार्ट तो लीनियर से लेंगे, फिर 2 डायमेंशन पे आएंगे, फिर 3 डायमेंशन पे आएंगे, और इसके डिफरेंट किस्म के लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमने थर्ड वाला पार्ट चूज किया वो पढ़ेंगे। तो अभी तो मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन हम बात कर लेते हैं पहले लीनियर। मेरे ख्याल इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई बात कुछ नहीं, मैं सवाल देख लेता हूँ, कोई सवाल है तो कुछ बता देता हूँ। जैक्ड एरे डिफरेंट होता है। जैक्ड एरे स्पेसिफिक सी शार्प के लिए इस्तेमाल होता है, ये जनरलाइज नहीं है। तो इसलिए मैं जैक्ड एरे को पढ़ाता ही नहीं हूँ, क्योंकि जैक्ड एरे जो है वो सी शार्प में है, किसी लैंग्वेज में नहीं है। तो हम बात कर रहे थे क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक जनरलाइज फॉर्मेट में कि जो सब में हो। बाकी जैक्ड एरे जो है वो सी शार्प की स्पेशलाइज कंडीशन है, ठीक है ना। अच्छा जी, आइए अब आते हैं लीनियर एरे। तो एरे और वो भी लीनियर, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू लीनियर एरे, ठीक है। अगर हम लीनियर एरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं तो बेसिकली होगा क्या कि ये कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। कहाँ गया इसका इंडिकेशन? इसकी शक्ल वैसी है जैसे मैंने बताया, आप चाहे हॉरिजॉन्टल बनाएं चाहे वर्टिकल बनाएं, इस तरह शो किया जाता है। अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, ये आपके पास लीनियर एरे की प्रेजेंटेशन है। जब आप इसको बनाते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग, यानी जब आप इसको लिखते हैं, अब मैं किसी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा, एक जनरल वर्ड में लिख रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ इंटीजर, ठीक है, एरे ए और साइज 10, साइज 1 2 3 4 5 6 7, साइज 7 मिसाल के तौर पर। अगर मैं यूँ लिखता हूँ, ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक जनरलाइज फॉर्मेट में लिखा है। सी शार्प में सिंटैक्स ऐसे नहीं लिखते एरे को इनिशियलाइज करने के लिए, उसका तरीकेकार डिफरेंट होता है। लेकिन मैंने एक जनरल बात लिखी है कि एक एरे इंटीजर टाइप इनिशियलाइज किया मैंने। ये कंपाइलर के पास जाता है और मेमोरी में 7 साइज का एक एरे बनाता है। ये तो हॉरिजॉन्टल है ना, मैं इसको वर्टिकल बना देता हूँ। एक मेमोरी बनाता हूँ पहले, ये आपके पास मेमोरी आ गई, और इसमें एक 7 साइज का एक एरे इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक। यानी 1 2 3 4 5 6 7। मैं सिर्फ आसानी के लिए यहाँ पर भी लिख रहा हूँ कि इसकी इंडेक्सिंग होगी 1, दूसरा इंडेक्स होगा 2, तीसरा इंडेक्स होगा 3, सॉरी ये 3 है, ये होगा 4 5 6 और 7। ये इसकी इंडेक्सिंग होगी। जब आप ये इनिशियलाइज करेंगे तो मेमोरी में इसको जगह मिलेगी और ये 7 इंडेक्सिंग। इस एरे में किसी भी लोकेशन पे डेटा को इंसर्ट करने, डेटा इसके अंदर चला जाए या डेटा डिलीट करने के लिए जो तरीकेकार इख्तियार किया जाता है वो ये है। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि ए की तीसरी लोकेशन में, ठीक है, 99 रख दो, सॉरी इसका मतलब है जब आप ये लिखते हैं अपने कोड में कि A3 की, इस एरे का नाम ए है, और सॉरी एरे का नाम ए नहीं है बल्कि एरे ए है, ठीक है। जब आप कहते हैं कि इस एरे की तीसरी लोकेशन पे 99 रख दो, तो इस तरह का कोड लिखते हैं। तो करता क्या है कंपाइलर, वो मैं भी डायग्राम भी बताऊंगा, कि जब आप ये कोड में लिखते हैं तो आपने तो फ्रंट साइड पे लिखा ये कोड, और उसके बाद F9 से इसको एग्जीक्यूट कर दिया, जो भी इसका एग्जीक्यूशन का तरीकेकार होता है, जो भी लैंग्वेज है। तो बीच में इसके कंपाइलर मौजूद है, यहाँ पे इसके पीछे छुपा हुआ कंपाइलर है। कंपाइलर इस कोड को लेता है और देखता है कि किस एरे की बात हो, क्योंकि एक वक्त में कई एरे बना सकते हैं आप, तो किस एरे की बात हो रही है उसका नाम लेता है, उसके बाद उसका इंडेक्स उठाता है, और इसको कहते हैं लेफ्ट असाइनमेंट, यानी डेटा आप इंसर्ट करना चाहते हैं, और उस लोकेशन पे जाके 99 को स्टोर कर देता है। तो डेटा यहाँ पे 99 स्टोर हो जाता है। समझ आ रही बात है? इसी तरह से अगर आप अगली कोड लिखते हैं एरे
a ऑफ 6 और आप कहते हैं कि इसमें मुझे जो है वो 32 जो है वो स्टोर करना है, तो आप इस तरह लिख देते हैं। फिर इसके बेसिस पे कंपाइलर जो है एग्जीक्यूट करता है, 6 लोकेशन पे जाके जो है वो 32 स्टोर कर देता है। तो मैं सवालात लेता हूँ थोड़ी देर में। 32 जो है वो स्टोर कर देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिवर्स में लिखते हैं, डिलीट नहीं कर रहे लेकिन डेटा मंगवा रहे हैं, मिसाल के तौर कहते हैं कि x में डेटा ले आओ एरे a ऑफ 3 से, ठीक है ना, a ऑफ 3 से डेटा ले आओ। इसका मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, कंपाइलर को क्या बोल रहे हैं? सवालात लेता हूँ थोड़ी देर। कंपाइलर को ये कह रहे हैं आप इस वाले कोड में कि एरे की तीसरी लोकेशन पे जाओ। अब देखो लेफ्ट असाइनमेंट का एक वर्ड मैंने यूज किया, लेफ्ट असाइनमेंट यानी हमेशा डेटा लेफ्ट साइड पे असाइन होता है। ऐसा नहीं होता कि एक्स की वैल्यू उसको जाएगी, कंप्यूटर हमेशा लेफ्ट असाइनमेंट करता है। एल वैल्यू यानी कभी आप यूं लिख दो ना 2 = x लिख दो यूं करके, तो आप देखने जो एरर जनरेट होगा ना वो एल वैल्यू एरर होगा। ये किसी कांस्टेंट के अंदर वेरिएबल की वैल्यू नहीं जाती, बल्कि यूं लिखना चाहिए हमें। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट पता होना चाहिए हमें। तो ये एल वैल्यू एरर क्या होता है, तो हमेशा असाइनमेंट लेफ्ट होती है। इसका मतलब है एरे की इस लोकेशन से डेटा उठा के एक्स में स्टोर करना है। तो एरे ए यानी ये इसकी तीसरी लोकेशन पे कंपाइलर जाएगा, डिलीट नहीं कर रहा, सिर्फ कॉपी कर रहा है। 99 को कॉपी करेगा और उठा के एक्स में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो ये इंडेक्सिंग जो है बेसिकली कंपाइलर उठाता है और जाके स्टोर कर देता है। तो ये बेसिकली एरे। अगर आप एक साथ स्टोर करना चाहते हैं तो फॉर का लूप लिखते हैं। मैं यहाँ पे फॉर का लूप भी लिख देता हूँ। आप कहते हैं हाँ मुझे एक साथ लिखना है सारा, तो आप कहते हैं फॉर, मैं एक जनरल बात लिख रहा हूँ, फॉर i = 1 इसलिए लिख रहा हूँ कि मैंने एरे के इंडेक्स 1 से लिया, 1 to 7, ठीक है। और आप कहते हैं कि इसमें सब में डेटा जो है वो कुछ मल्टीप्लायर करके कॉपी कर देते हैं, तो आप लिखते हैं एरे ए की आई लोकेशन पे। सबको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। क्या कॉपी कर दो, 4 × i कॉपी कर दो। ये मैंने एक कोड लिख दिया, सिंपल 4 लाइनों का कोड, 2 लाइनों का कोड है जो मैंने लिखा। अब ये करेगा क्या, करेगा ये कि ये बेसिकली फॉर का लूप चलेगा, 1 से शुरू करेगा और 7 तक जाएगा। ये पाइथन में लिखेंगे तो पाइथन में भी लिख सकते हैं। अभी मैंने एल्गो में लिखा है इसको, मैंने 2 का वर्ड लिखा है तो एल्गो में लिखा है। मैं हमेशा कोड एल्गो में लिखता हूँ। पाइथन में लिखेंगे तो आप पाइथन के लिए इसको चलाएं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ फॉरवर्ड सब सीख लें आप बोले मुझे आ गया सब 2 हफ्तों में। आपने कहा कि एरे की लोकेशन i में 4i स्टोर कर दो, तो i लोकेशन का मतलब है पहली लोकेशन। एरे की पहली लोकेशन में 4 × 1 यानी 4 स्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा 4 के पास जाएगा, 2 लेके आएगा, दूसरी लोकेशन 4 × 2 8 स्टोर हो जाएगा। फिर जाएगा तीसरी लोकेशन लेके आएगा, तीसरी लोकेशन पे 4 × 3 12, और इस तरह ये स्टोर कर देगा। तो आपका जो एरे मेमोरी में बना हुआ है वो डेफिनेटली इस वक्त इस फॉर्मूले के तहत चलेगा। और पहली लोकेशन पे 4, दूसरी में 8, तीसरे में अब 12, और इस तरह से सब में स्टोर कर देगा। आखिरी में 28 स्टोर करके बाहर आ जाएगा आपका सारा डेटा। तो एक साथ फॉर के लूप से भी हैंडल कर सकते हैं या वाइल के लूप से भी हैंडल कर सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात? तो इस तरह से आप इनको एरे के अंदर। अब हमारे लिए ब्लाइंड क्या चीज है मैं आपको समझाऊं। ये तो एक जनरल इंट्रो है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इंसर्शन डिलीशन हम कर सकते हैं और डेटा को इसके अंदर आप इंटर करते हैं, डेटा को हैंडल करते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं अच्छा अगर मुझे अगर इसी एरे में कोई सर्चिंग करनी हो, मिसाल के तौर पे एक एरे है और मेमोरी में बना हुआ है, ठीक है। सॉरी यार ये ड्राइंग मेरे से बनती नहीं है। और ये बना हुआ है और ये एरे में डेटा रखा हुआ है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6 है। मैं कहता हूँ कि इसमें डेटा है 66, मिसाल है किसी वजह से आ गया इसमें 71, 30, 22, 5, 51 और 91, ये डेटा है। कोई कहता है कि ढूंढो इसके अंदर 51 है या नहीं है। आपको तो नजर नहीं आ रहा होगा ना, अभी नजर आ रहा है लेकिन मेमोरी में चीज नजर तो नहीं आती। तो कहेगा मैं कोड लिख लेता हूँ। मैं कोड इसलिए लिख रहा हूँ, मैं कोड का मतलब कहता हूँ एल्गो लिख रहा हूँ।
और एल्गो में इतना, हालांकि एल्गो कंपाइलर में कंपाइल नहीं होता, लेकिन आपका इतना कॉन्फिडेंस हो कि ये सही लिखा है मैंने, और फौरन इसको किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए कैसे लिखूंगा मैं। इस एरे का नाम एज्यूम कर लेते हैं, ये एरे LA है, लीनियर एरे, लीनियर एरे ना, उसका नाम एज्यूम कर लेते हैं LA। ठीक है, इस एरे को हम कह देते हैं कि ये एक लीनियर एरे मेमोरी में। आपने कहा सर्चिंग करनी इज नॉट बिग डील। ठीक, आपने कहा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च का एक एल्गोरिथम, और इसमें से LA जो हमारा एरे है वो, और वो आइटम जो हमें ढूंढना है वो पास कर लेते हैं। ये मैंने सिंपल से एक एल्गोरिथम शुरू किया। ठीक, आपने कहा अच्छा इसकी पहली लाइन में क्या होगा, पहली लाइन में मैं क्या लिखूंगा, सर्चिंग कर रहे हैं तो आप कहेंगे पहली लाइन में हम इसको स्टार्ट से सर्च करेंगे, यानी आइटम में आपने कहा कि 50 आइटम में जो डेटा है वो ढूंढ रहे हैं, तो कहेंगे फॉर का लूप चलाते हैं, I to 6, 6 है तो 6, I is equal to 1 to 6। किसी का समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। दूसरी लाइन में क्या होगा, अच्छा जो चीज पाइथन के बेसिस पे बता रहा हूँ या जर्नल एल्गोरिथम के बेसिस पे बता रहा हूँ, इंडेंटेशन का ख्याल रखना। फॉर के अंदर जो चीज लिखोगे वो फॉर के कैटेगरी में आएगी। देखो मैं अंदर करके लिख रहा हूँ, अब जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो फॉर के साथ बिलोंग करेगी, फॉर के बॉडी के अंदर होगी। तो मैंने कहा कि सर्च करना है मुझे लीनियर एरे में, तो आपको एक एक सेल में जाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे अगर, ठीक है, LA की आई लोकेशन पे रखा हुआ डेटा अगर आइटम के बराबर हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करें। देखो मैंने किसी सी शार्प वगैरह में नहीं लिखा, कोई ब्रैकेट श्रैकेट नहीं लगाया, सिर्फ जनरल बात लिख रहा हूँ। तो हम क्या करें, अब जो चीज लिखूंगा वो इफ के अंदर की बात होगी, तो इफ से आगे करके लिख रहा हूं। तो मैं जो भी चीज मिल जाए तो मैं कहूं फाउंड एट लोकेशन आई। मैंने कहा ये मिल गया है, ठीक है, किस लोकेशन पे मिल गया, ये लोकेशन नंबर आई पे मिल गया। समझ में आ रही बात है। और उसके बाद नंबर 4 में क्या करूं मैं, देखना यहां से इफ के अंदर ही ब्रेक कर दूं। ब्रेक का मतलब होता है कि मैं अब आगे लूप ना चलाऊं। और उसके बाद स्टेप नंबर 5 में क्या लिखूं, एल्स, इसके साथ ही एल्स। नंबर 6 में क्या लिखूं, 6 में लिखूं एल्स के अंदर जाके राइट, कि अगर इफ में नहीं मिला, बल्कि नहीं एल्स में कुछ भी नहीं लिखो, अभी मैं बहुत सादा से लिखवाता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ना मिलने वाली कंडीशन को हैंडल करना बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा, लेकिन मैं अभी इसको फ्लैग के थ्रू नहीं करना चाह रहा। ठीक है, ब्रेक करके बाहर आ गया, ठीक है ना, यहाँ तक मैंने समझा दिया। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मिलेगा नहीं तो क्या होगा। मिलेगा नहीं तो डेफिनेटली हमें मैसेज लिखना है कि नहीं मिला। ठीक, तो उसके लिए मैं अभी एक टेक्निक बताऊंगा वो किस तरह से हैंडल होता है। फ्लैग ऑन कर देते हैं, फ्लैग ऑन करके करते हैं। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा। तो अभी हमारा मकसद सिर्फ इंट्रो है, किसी एल्गोरिथम की ब्यूटी नहीं है। तो वो जब ब्यूटी पे आएंगे तो मैं उसको उस तरह भी करा दूंगा। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि ये लिखा, अब आप सपोज करें कि डेटा एग्जिस्ट करता है, तो आपने कहा फॉर I1 LA1 पे रखा हुआ डेटा अगर आइटम के बराबर हो जाए, डबल इक्वल टू कहते हैं बराबर होने के कंपैरिजन साइन को। तो ठीक है, अगर बराबर हो जाए तो वो इफ के अंदर आए, कहे कि डेटा मिल गया है इस लोकेशन पे, और ब्रेक करके बाहर, ब्रेक का मतलब फॉर से बाहर आ जाए। लेकिन अगर नहीं मिला है, ये बराबर नहीं हुआ होगा, तो ये दोनों लाइनें भी नहीं पड़ेगा 3 और 4, और डायरेक्ट दूसरे 4 पे चला जाएगा, लोकेशन 2 पे चला जाएगा। लोकेशन 2 का डेटा अगर आइटम के बराबर है तो वो अंदर आएगा, और नहीं है तो फिर ब्रेक करके बाहर, और जब मिल जाएगा तो बेसिकली वो फाउंड करके बाहर आ जाएगा। ना मिलने की सूरत को नहीं लिखा मैंने अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो मकसद ये बताने का है कि ये एक्सेसिंग एरे की कैसे होती है, बस ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। और आप देख रहे होंगे कि मैंने किसी लैंग्वेज को फॉलो नहीं किया, सिंपल एल्गोरिथम लिखा है। आपने भी ऐसी एल्गोरिथम लिखने हैं, ठीक है, ताकि आपकी आदत पड़े एल्गोरिथम कैसे लिखे जाते हैं। अब मैं सवालात लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ। इफ LA 51 देन सर्च, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आपने भी सही लिखा है, जो भी ये चैट पे हमारे साथ हैं। हम ठीक जा रहे हो तुम, माशाल्लाह। अच्छा जी, ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो अब आप ये ना सहना सर, हमें तो लैब में पाइथन पढ़ाया जा रहा है और आप हमें एल्गो पढ़ा रहे हैं। एल्गो बेसिकली हर लैंग्वेज का बेस है, ये सूडो कोड है, सूडो कोड। इस कोड को देख के आप C# में भी कोडिंग कर सकते हैं बासानी, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो C# में ना लिखी जा सके।
और इस कोड को देख के पाइथन पे भी लिखा जा सकता है और जावा पे भी लिखा जा सकता है। क्या फर्क है? लॉजिक बयान कर दी है, सिंटेक्स आप लिख लो उसके। फॉर का सिंटेक्स सी शार्प में जैसा होता है वो लिख लो, फॉर का सिंटेक्स पाइथन में जैसा होता है वो आप लिख लो। ब्रेक अगर सी शार्प में है तो पाइथन में भी है। ब्रेक हम अपने एल्गो में ब्रेक को ब्रेक कहते हैं। फाउंड का जो मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे सी शार्प राइट लाइन कहता है और हम अपने पाइथन में प्रिंट कहते हैं। ये फर्क है। तो इस तरह के जो फर्क है वो तो आप खुद ढूंढेंगे ना, सिंटेक्स क्या है। तो हम सिंटेक्स के पीछे नहीं भाग रहे, हम लॉजिक के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास क्या, इसकी बेसिक इंट्रो। ठीक है ना, ये बेसिक इंट्रो हो गई इसकी। अब आइए हम इसकी इंट्रो, यानी जो 4 चीजें पढ़नी है ना, जो मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको लिख लिख के बोर कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि पढ़ना क्या है, आप किस स्टेज पे थे और क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो पहला चीज हमें क्या पढ़नी थी? इंट्रो, इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर एरे, ये पढ़ लिया हमने। अब नंबर 2, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मुझे ऐसा लगता है अपने दौर में जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि जब टीचर पढ़ा रहा होता था तो मुझे ये नहीं पता होता था कि वो किस स्टेज पे है, क्या पढ़ा रहा है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो मैं इसलिए स्टूडेंट को कोशिश करता हूँ कि ये बताऊं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली हमारा प्लान ये होगा और उस प्लान में आप इस जगह पे हैं, ताकि स्टूडेंट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो कि वो किस जगह पे खड़ा है। और जब हम 2-3 दफा ये कर लेंगे ना, तो फिर जब हम पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद ही टॉपिक से पता चल जाएगा कि हम किस स्टेज पे हैं, कहाँ पे खड़े हैं। तो बार बार शुरू में तो मैं बार बार बताऊंगा, लेकिन बाद में फिर इंशाल्लाह आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है ना? हाँ, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जरा चलते हैं और सोचते हैं कैसे करेंगे। अच्छा, ये जो अगली स्लाइड है ना इसकी, वो इसकी इंट्रोडक्शन की है। देखें, द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर रेफरेंस रिस्पेक्टिवली बाय एन इंडेक्स। हर एरे का जो एलिमेंट होता है, सेल होता है, वो इंडेक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर। और वो जो इंडेक्स होता है वो कंसेक्यूटिव नंबर होता है। ये बातें देखो स्लाइड पे लिखी हुई है, मैंने बताना भूल गया था कि ये पता तो हमें है लेकिन एक दफा रिवीजन करना जरूरी होता है कि इसका जो इंडेक्स होता है वो कंसेक्यूटिव होता है। कंसेक्यूटिव माने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, कहीं से भी शुरू करो। अब मिसाल है कि मैं एक एरे की इंडेक्सिंग जो है ना वो यूं भी शुरू कर सकता हूँ समझाने के लिए, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होती, लेकिन हमारे पास थ्योरेटिकल में हम सोच सकते हैं कि एक इंडेक्स है वो 1990 है, तो दूसरा इंडेक्स जो अगला होगा ना वो 1991 होगा, कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तीसरा जो होगा वो 1992 होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से ये होगा। ठीक है, बात समझ आ रही? तो ये बेसिकली हमेशा। और दूसरी बात जो हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं की थी, जो मैं बताना भूल गया, वो ये कि मेमोरी में एरे का जो साइज हम बताते हैं, डिफाइन करते हैं, वो हमेशा कंटीजियस होता है। कंटीजियस का मतलब ये है कि हर सेल आपस में एक दूसरे के नेबर होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता, ये इस तरह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक सेल यहाँ पे हो मेमोरी में तो एक सेल यहाँ हो मेमोरी में, एक सेल यहाँ पे हो मेमोरी में, कहीं और पे हो जाके। तो ऐसा नहीं है, कंटीजियस होता है। एक होता है कंसेक्यूटिव, उसकी इंडेक्सिंग कंसेक्यूटिव है और इसके सेल जो है कंटीजियस है। समझ आई बात है? लिंक लिस्ट के सेल मतलब जो पॉइंटर टाइप होता है वो कंटीजियस नहीं होता, वो हम बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह से। ठीक है ना? ये दो बातें आती हैं। तो ये जो है आपके पास कंटीजियस। यहाँ पे आगे बढ़े तो ये लिखा हुआ होगा कि द एलिमेंट ऑफ द एरे आर स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली इन सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। एरे जो स्टोर होता है वो मेमोरी के सक्सेसिव लोकेशन पे होता है, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह से ये बेसिकली स्टोर किया जाता है। हर एक दूसरे के बाद सेल लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी में कोई सेल जब रखा जाता है एरे तो हर एक। अच्छा, अब अगली बात जो मुझे बतानी है वो ये है कि कभी आपने देखा होगा, ठीक है, वो इस तरह से मैं यहाँ डायग्राम बना के बताता हूँ कि मिसाल के तौर पे मेमोरी में एक आपके पास जो है वो एरे रखा हुआ, ये मेमोरी है, इसके अंदर एक एरे रखा हुआ है, लीनियर एरे पढ़ रहे हैं अभी तक हम। और आपने कभी कोड में देखा होगा कि आप अपने कोड में कई दफा जिन्होंने लिखा है कोड,
कई दफा ऐसे लिखते हैं कि मैं जनरल बात कर रहा हूँ, फॉर i इज इक्वल टू 1 2, ठीक है, एरे का नाम अगर एरे ए है, डॉट लेंथ। इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है कि आप एरे को उसकी मैक्सिमम लेंथ तक चला दें, ऐसे ही ना, डॉट लेंथ पढ़ा होगा आपने ये, जितनी बड़ी एरे है। अब कंपाइलर को कैसे पता चलता है कि एरे का साइज क्या है, कितना बड़ा एरे है, कंपाइलर को कैसे पता चलता है? ठीक है, तो इसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, वो फार्मूला मैं समझाने जा रहा हूँ। मिसाल के तौर पे इसके पीछे जो फार्मूला चल रहा है वो क्या है? मिसाल के तौर पे एरे 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और मिसाल के तौर पे ये यहाँ पर खत्म हो रहा है 10 पे, ठीक। तो अब अगर आपसे कहे थे एरे की लेंथ क्या है, तो आप कहेंगे 1 से शुरू हो रहा है तो कोई मसला ही नहीं है, मैक्सिमम जो इंडेक्स होगा वही लेंथ होगी। तो फॉर्मूला इसका है अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1। मैं आपको फॉर्मूला इसलिए दे रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर में मैं चेंज करूंगा इस चीज को। अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड प्लस 1, प्लस 1 फॉर्मूले का होता है, ये मैथमेटिकल 1 है, इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अपर बॉन्ड का मतलब है जो इसका मैक्सिमम इंडेक्स है, लोअर बॉन्ड का मतलब होता है जो उसका लोअर इंडेक्स है, ठीक है, और प्लस 1। तो इसका मतलब है इस एरे की लेंथ हमें नजर आ रही है 10, फॉर्मूले से निकालेंगे तो 10 आएगी नहीं आएगी, ये देख लो। अपर बॉन्ड 10 है, लोअर बॉन्ड यानी लोअर इंडेक्स 1 है, और प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? 10। तो ये जो डॉट लेंथ चल रहा है ये 10 तक चलाएगा इसको। लेकिन अगर ये 0 से चल रहा होता, सी शार्प में 0 1 और सो ऑन टू, ये जाता अगर 9 तक, तो 9 तक जाने का मतलब ये हुआ कि इसका साइज 9 नहीं है, इसका साइज 10 है, लेकिन इंडेक्स 9 तक गया क्योंकि 0 से शुरू किया। तो अब जब डॉट लेंथ चलाया जाए तो चलाना इसको 10 तक ही चाहिए, ठीक है ना। अगर इसमें कोई प्रिंटिंग कराए तो 10 तक ही होनी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर? अब फॉर्मूला लगेगा 9 यानी अपर बॉन्ड माइनस लोअर बॉन्ड और प्लस 1, तो फिर अगेन आंसर इसका 10 ही आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी डॉट, जो डॉट लेंथ चला रहे होते हैं, उसके पीछे बिहाइंड में ये फॉर्मूला जो है चल रहा होता है, ये फॉर्मूला जो है वो चल रहा होता है इसके बिहाइंड पे। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि हम एल्गोरिथम में इतना स्मूथ इंडेक्स नहीं यूज करेंगे कभी भी, हम अपने एल्गोरिथम में थोड़ा डिफिकल्ट किस्म के इंडेक्स यूज करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा मुश्किल भी हो और चलाने में मजा भी आए ना। तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक एरे है, बहुत ही सलीम सा एरे बना दिया मैंने इसको, और ये एरे जो है इसकी इंडेक्सिंग देखना मैं बिल्कुल डिफरेंट कर दूंगा आप। इसका पहला इंडेक्स जो है वो है 2 6 3, ठीक है, और ये चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते ये चला गया है 319, ये इंडेक्स है इसके, यानी 263 से शुरू हुआ और 319 पे खत्म हुआ। अब अगर किसी ने चलाया i इज इक्वल टू, यकीनन 1 से नहीं चलाएगा, ये चलाएगा 263 से, 263 से चलाना शुरू किया इसने और इसकी मैक्सिमम लेंथ तक चलाया उसको। तो अब आप मुझे बताएंगे कि इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी तक चलेगी, ये तो मतलब कहाँ तक जाना है इसने। तो अब ये लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 263, सॉरी पहले अपर बॉन्ड है, 319 माइनस 263 प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो, जो रिजल्ट आएगा वही एरे की लेंथ होगी, वहां तक ये चल जाएगा, ठीक है ना। तो 57, तो ये 57 तक ये एरे जो है वो इसकी लेंथ आ जाएगी और चल जाएगा। जो बेसिकली कुछ लोग 57 कह रहे हैं, सही कैलकुलेट कर लो, मुझे अभी वो ओपन करना पड़ेगा कैलकुलेटर, आप खुद कर लेना इसको। तो जो लेंथ आप यूज करते हैं ना, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो अभी कुछ स्टूडेंट ने कहा था सर सब चीजें तो बनी हुई, हम क्या करेंगे? तो हम ये चीजें एक्सप्लोर करेंगे कि जो चीजें बनी है वो किस तरह बनी है, उसके पीछे काम कैसे हो रहा है। तो जो डॉट लेंथ आप यूज करते हैं, तो डॉट लेंथ जो है बेसिकली उसके पीछे हर कंपाइलर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो हमें एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट ये पता होना चाहिए कि जो फॉर्मूलाज और जो टेक्निक इस्तेमाल हो रहे हैं वो बन चुके हैं। वी आर नॉट एबल टू बेसिकली इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया। हम
हमारे पास अभी इतनी एबिलिटी नहीं है क्योंकि हमारी मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, ना ही टाइम है हमारे पास, क्योंकि हम तो नंबरों के पीछे भागते हैं, ग्रेड के पीछे भागते हैं, हम थोड़ी रिसर्च के पीछे भागते हैं कि हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हम तो कहते हैं चोरी चकारी से भी अगर नंबर आ जाए तो कोई बात नहीं है। तो हमारे यहाँ कल्चर ये है, हमारे से मुराद, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नहीं बता रहा, मैं तो कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, हर यूनिवर्सिटी का ये मसला है कि नंबर आ जाए, ग्रेड आ जाए, समझ आए ना आए कुछ नहीं फर्क पड़ता। अभी तो ऑनलाइन में तो और भी बुरा हाल हो गया, लोग कहते हैं चलो कॉपी करो जान छुड़ाओ, लेकिन ये समझ नहीं आता उनको कि अभी जब मार्केट में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब मार्केट में भी नकल करेंगे,